गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल हमने शुरू किया था क्वाड्रेचर और रेक्टिफिकेशन, क्षेत्रकलन एवं चापकलन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कल जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ था वो था क्वाड्रेचर और रेक्टिफिकेशन, मतलब क्षेत्रकलन और चापकलन। और हमने क्षेत्रकलन जो है और चापकलन जो है उसके आइडिया को थोड़ा सा समझा था कि क्या करने वाले हैं और किसकी मदद लेने वाले हैं और इसकी उपयोगिता क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज आता है, कैसे कैसे यूज आ सकता है। तो वो सब चीजें कल हमने थ्योरी की इसकी पढ़ी, है ना। क्यों जरूरी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा इतिहास को जांचा, परखा, समझा, संख्याओं को जाना, और ये सब कुछ करते करते हम पहुंच गए सवालों तक। ठीक है, और समीकरण को कैसे यूज लेना है ये देखा। अब आगे बढ़ते हैं सवालों पे ही। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। The area bounded by the curve y बराबर x cube, the x axis and the lines x equals to 1 और x equals to 4 is equals to and dash dash। ये आपका कर्व है y बराबर एक्स क्यूब, और आपको जो एरिया निकालना है, द एरिया बाउंडेड बाय, एरिया जो है वो परिबद्ध है बाय द कर्व, ये जो वक्र है y बराबर एक्स क्यूब, इस कर्व द्वारा तथा द एक्स एक्सिस और एक्स एक्स के द्वारा तथा इन लाइंस के द्वारा, ये जो लाइन है इन लाइन के द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। y बराबर एक्स क्यूब और x बराबर 1 और x बराबर 4 और x x, इन चारों के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है, परिबद्ध हो रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। जो परिबद्ध हो रहा है वो ज्ञात करना है। तो y बराबर एक्स क्यूब जो होता है, जो कर्व होता है, वो कुछ ऐसा होता है। ये कर्व है आपका y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब। अब इसमें हमें कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेकर 4 तक जाना है। तो ये मान लेते हैं यहाँ 1 है, और ये यहाँ मान लेते हैं 4 है, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो इनके बीच में जो एरिया पैक हुआ है वो निकालना है। ये एरिया हमें पता करना है, यानी ये वाला, तो 1 से लेकर 4 तक हो गया, एक्स एक्स से परिबद्ध हो गया, एक्स बराबर 1 से लेकर 4 तक। और उसके बाद में है y बराबर एक्स क्यूब, y की जगह एक्स क्यूब आ गया और dx आ गया। x बराबर 1 से लेकर 4 तक, 1/4 बाहर निकाल दो, 4 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, 4 चौक 16, 64, 256 माइनस 1, 255। तो 255/4, 255/4। तो ये आपके कर्व का एरिया आ गया। तो थोड़ा सा समझना, धीरे एक बार स्लो होके पहले कहानी को समझना कि आप कर क्या रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं और क्या निकल रहा है इससे। जो आ रहा है वो कौन सा हिस्सा है, वक्र का कौन सा हिस्सा है, वो जो आ रहा है, जो आप 255/4 आया है वो क्या आया है, कौन सी चीज है 255/4। तो 255/4 जो
आपने ये जो परिबद्ध किया है ये वाला, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का एरिया जो है वो आपको प्राप्त हुआ है 255/4। अगला, द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द एरिया ऑफ द रीजन, क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, जो वाई एक्स से बंधा हुआ हो, एंड द कर्व y बराबर साइन एक्स और y बराबर कोस एक्स, इन दोनों से बंधा हुआ हो। मतलब एक तरफ उसको वाई एक्स बांधे, एक तरफ उसको साइन एक्स बांधे, एक तरफ से उसको कोस एक्स बांधे, इन तीनों से जो पैक होगा, किस किस से, वाई एक्स से, y बराबर साइन एक्स से, y बराबर कोस एक्स से, इन तीनों के बीच में जो एरिया पैक होगा वो एरिया हमें पता करना है। इन तीनों के बीच में जो एरिया पैक होगा वो हमें निकालना है, साइन एक्स, कॉस एक्स और वाई एक्स। तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हमारा सबसे पहले हो जाएगा साइन एक्स का डायग्राम, दूसरा हमारा कोस एक्स का डायग्राम जो यहां से शुरू होगा, ये कोस एक्स। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो साइन एक्स है, जो कॉस एक्स है और जो वाई एक्स है, इन तीनों के बीच में जो पैक हुआ है वो पता करो। ये रहा आपका वाई एक्स, ये रहा आपका कोस एक्स, ये रहा आपका साइन एक्स, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सब कुछ दिया हुआ है ना। एरिया और भी हो सकता था, एरिया और भी हो सकता था, लेकिन सवाल ने बांध दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्वेश्चन ने आपको बांध दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर बन रहा है सिर्फ उतना निकालो। वाई एक्स, एक तरफ वाई एक्स हो, एक तरफ साइन एक्स हो, एक तरफ कोस एक्स हो, इन तीनों के बीच में जो बंध जाए, पैक हो जाए, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब दोनों कहाँ काट रहे हैं वो निकाल लो। ऑब्वियसली बात है, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है कि जो दोनों कट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आप जो समाकलन कर रहे हैं वो वाई एक्स पे कर रहे हैं। यहाँ पे समाकलन कर रहे हैं, यानी आपको एक्स डीवाई चाहिए होगा, लेकिन एक्स डीवाई करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। ये वाला समाकलन अगर हम एक्स एक्स से वाई एक्स से निकालेंगे, जबकि क्वेश्चन तो वाई पूछा है, मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इसे ऐसे समझो कि हमसे जो एरिया पूछा है वो ये है, अब ये एरिया पूछा है, तो ये एरिया निकालने के लिए हम वाई एक्स का इस्तेमाल क्यों करें, एक्सेस से भी निकाल सकते हैं ना। एरिया तो पूछा है, ये एरिया तो पूछा है, इसको क्या मतलब है कि आप कैसे निकाल रहे हो, जो आपके लिए सरल पड़े आप उससे निकालिए। अब हमारा जो मेन तरीका है जिससे हम करते हैं कि वाई एक्स से बंधा हुआ क्षेत्रफल है, तो वाई एक्स से बंधे हुए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एक्स डी वाई, होता है एक्स डी वाई। तो हमें समाकलन करने में दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि एक्स का मान निकालने में प्रॉब्लम आएगी। कैसे, दोनों ही देखो, दोनों के दोनों ही समझो कि सबसे पहले अगर हम एक्स वाई की तरफ चलते हैं तो पहले तो हमें ब्लू पे चलना होगा फर्स्ट, तो यहां तक हम ब्लू पे चलेंगे, तो यानी हमें ब्लू वाले कर्व का समाकलन करना होगा, ब्लू वाले कर्व से एरिया निकालना होगा, फिर यहां से शुरू हो जाएगा पिंक वाला, फिर हमें पिंक वाला पे चलना होगा, फिर हमें पिंक वाले पे चलना होगा। तो यहां तक तो आप ब्लू पे चलेंगे, यहां तक, इस पॉइंट तक तो आप ब्लू पे चलेंगे, इस पॉइंट से पहले पहले ब्लू पे, और इस पॉइंट के बाद में आपका कर्व जो है वो पिंक वाला शुरू हो गया, फिर आप पिंक वाले का निकालेंगे। ब्लू वाला कौन सा है, ब्लू वाला साइन एक्स है, वाई बराबर साइन एक्स, और पिंक वाला क्या है, वाई बराबर कोस एक्स। तो पहला वाई का मान जो है आपको, एक्स का मान जो है वो ब्लू वाले से निकालना होगा। ब्लू वाला आपका एक्स का मान देगा साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई, यानी यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर पहले इस पॉइंट तक आएंगे। ये पॉइंट कितना है, साइन और कॉस जहां अपने आप को काटते हैं वो होता है π/4, 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं। कितने होते हैं, 1/√2 होते हैं। तो ये तो हो गया 0 से लेकर 1/√2 तक, 0 से लेकर 1/√2 तक ब्लू वाले का, और 1/√2 से लेकर 1 तक, ये ऊपर 1 होगा,
क्योंकि साइन और कॉस 1 तक जाते हैं, तो ये 1 होगा। तो 0 से लेकर 1/√2 तक तो हमें करना होगा इसका साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स y dy 0 से लेकर 1/√2 तक। उसके बाद में फिर 1/√2 से हमारा शुरू हो जाएगा सेकंड वाला कर्व, मतलब पिंक वाला। और पिंक वाला जो कर्व है उसकी समीकरण है y बराबर cos x। यहाँ से x का मान निकालोगे तो cos इनवर्स y आएगा। अब बात है कि समाकलन तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, खंड से लगाएंगे वो लगाएंगे हो जाएगा, लेकिन क्या इतना लंबा करना जरूरी है? क्या इतना लंबा करना जरूरी है? जवाब है नहीं, क्योंकि आपको ये क्षेत्र तो चाहिए ना, आपको ये वाला क्षेत्र तो चाहिए। इसको निकालने का एक और विकल्प भी है हमारे पास, सेम एरिया आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे ही इंपॉर्टेंस आ जाता है कि हमें एरिया निकालना है, हमें एक परिबद्ध एरिया होगा वो निकालना होगा, चाहे आप ऐसे निकालो वैसे निकालो कैसे निकालो, ऐसे वैसे जैसे कैसे निकालो, बस सही से निकालो। फिर चाहे आपको जो सुविधाजनक लगे, जो आसान लगे, कि सवाल ने बाध्य नहीं किया कि भाई ऐसे ही करो, जो मैं बता रहा हूँ वही तरीके से करो। हमें बस ये क्षेत्रफल निकालना है, जो इनके बीच में जो पैक हुआ है वो निकालना है। अब दूसरा तरीका देखो, ये हो गया हमारा y वाला करते हैं। दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ही आएगी कि आपको समाकलन करने में परेशानी आएगी, है ना। इनवर्स इसलिए लिया क्योंकि आप dy के साथ समाकलन कर रहे हैं, आपको y में करना होता है इसको, आपको इसको y में चेंज करना होता है। क्योंकि जब आप yx के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो x dy होता है, आपको x का मान y के पदों में लाना होता है। जब आप y dx करते हैं तो उस समय आपको y को x के पदों में लाना होता है, क्योंकि dx तो चेंज हो नहीं सकता, तो y चेंज होगा, y को x के पदों में लाना होता है। उस समय आप y को x के पदों में लाते हैं, इस केस में आपको x को y के पदों में लाना होता है, क्योंकि अब आप dy के साथ कर रहे हैं, dy के साथ करें तो dy तो y रहेगा ही रहेगा, तो फिर x को y में बदलो। और उस केस में y dx होता है तो आपको y को x में बदलना होता है, dx तो dx ही रहेगा। तो इस वजह से ये परेशानी खड़ी हो गई। अब समाकलन करा जा सकता है, मना नहीं है कि करा नहीं जा सकता, करा जा सकता है, मतलब बस प्रॉब्लमेटिक है। दिक्कत ये है कि समाकलन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जबकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है, तो हम इतना लंबा क्यों करें, है ना। आ जाओ, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो हम यहाँ से हम एक्स एक्स के साथ वाला निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ये कि एक्स एक्स वाला तो पूछा ही नहीं है, एक्स एक्स वाला क्यों निकाल रहे हो? मैं एक्स एक्स वाला निकाल नहीं रहा हूँ, मैं एक्स एक्स की मदद ले रहा हूँ इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए। और एक्स एक्स वाले से ये आराम से निकल जाएगा। कैसे? 0 से लेकर π/4 तक मैं इस पिंक वाले कर्व का एरिया निकाल लूंगा। आ जाएगा पिंक वाला, पिंक वाला जो कर्व है, पिंक वाला यानी कोस एक्स वाले कर्व का एरिया में 0 से लेकर π/4 तक निकाल लूंगा, ये पूरा आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो ब्लू वाला है इसका निकाल लूंगा, फिर मैं ब्लू वाले का निकाल लूंगा 0 से π/4 तक, ये आ जाएगा। फिर मैं पिंक वाले में से ब्लू वाले को घटा दूंगा, तो ये बीच का एरिया बच जाएगा। अगर यहाँ दिख नहीं रहा है तो इधर आ जाओ। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं पहले पिंक वाले का निकाल रहा हूं इस पॉइंट तक, ये पॉइंट है π/4, ये मैंने पिंक वाले का निकाल लिया, ये पिंक वाले का आएगा। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल कर्व और एक्स एक्स के बीच का आ जाएगा, अगर मैं एक्स एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अगर मैं वाई डी एक्स यूज कर रहा हूं, तो वाई डी एक्स यूज कर रहा हूं तो मेरा कर्व से लेकर एक्स एक्स तक का क्षेत्रफल आ जाएगा। आ गया। अगर पिंक वाला यूज कर रहा हूं तो कर्व के तौर पे पिंक यूज कर रहा हूं, पिंक वाला कर्व यूज किया, एक्स एक्स यूज किया, तो यह एरिया आ जाएगा। फिर दूसरा मैं क्या करूंगा, अगली बार ब्लू वाले को यूज करूंगा, जो ब्लू वाला है उसको यूज करूंगा और एक्स एक्स को यूज करूंगा, तो ये ब्लू और एक्स एक्स के बीच का आ जाएगा। आ गया। अब मैं ब्लू वाले में से ये जो ग्रीन वाला मैंने निकाला, जो पिंक वाला एरिया था, उस पिंक वाले एरिया में से ब्लू वाला एरिया माइनस कर दूंगा, अपने यहाँ बीच वाला बच गया। तो ये आइडिया यहाँ पे काम करेगा। यहाँ मैं क्या करूंगा, पिंक वाला वाई डी एक्स, जो पिंक कर्व है, माइनस वाई डी एक्स
जो ब्लू कर्व है, और दोनों को घटा दूंगा तो मेरा एरिया आ जाएगा। तो ये आइडिया है सिंपल। अब समाकलन करना देखो कितना आसान है। अब समाकलन करना देखो आसान कितना है। अब आप बड़ी जल्दी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिमिट दोनों की यही होगी, 0 से लेकर π/4। बस पिंक वाले का जो समीकरण है वो है y बराबर cos x, और जो ब्लू वाला है उसका समीकरण है y बराबर sin x। मान रख दो। जीरो से लेकर π/4, पिंक वाले का समीकरण आपका है y बराबर cos x। cos x का हो गया sin x, 0 से π/4। sin x का हो गया माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस, 0 से π/4। cos पाई 1/√2, sin 0 का मान 0, 1/√2, cos 0 का मान 1, ये जुड़ गए, 2/√2 माइनस 1। ये आंसर आ गया। तो बड़े आराम से आंसर आ गया x के पदों में। अगर हमने x वाला यूज करें, x वाला क्षेत्रफल x वाले तरीके से करेंगे तो ये आराम से आ जाएगा। तो बात ये है कि बात ना तो x की होती है, बात ना y की होती है। वो हमें एक एरिया बताता है कि भैया ये वाला एरिया निकालो। अब ये वाला एरिया निकालने के हमारे पास अभी दो तरीके हैं, एक y वाला तरीका है, एक x वाला तरीका है। एक y वाला तरीका भी है और एक x वाला तरीका भी है। दोनों में से कौन सा यूज करेंगे? जो ज्यादा कन्वीनियंट होगा, जो ज्यादा आसान होगा, जो तरीका ज्यादा आसान होगा, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। हमें ये नहीं करना कि इस वाले तरीके से निकालो, है ना। बीएससी में तो है नहीं कि लिखा हुआ हो कि भाई इस वाले तरीके से ही करना, दूसरे तरीके से मत करना। यहाँ पे हमें चूज करना है कि कौन सा हमारे लिए ज्यादा इजी पड़ेगा, हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। वाई वाले से भी कर सकते थे, लेकिन वाई वाले में क्या दिक्कत थी? लेंदी था। एक्स वाले में इजी था, है ना। अभी एक तरीका और भी आएगा जब आगे बढ़ेंगे, तो एक ध्रुवीय तरीका और आएगा कि ध्रुवीय से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन वही बात है, कहीं पे ये नहीं है कि यहाँ पे एक्स वाला आसान पड़ गया तो किसी और में भी एक्स आसान होगा, नहीं। यहाँ एक्स आसान है, किसी में वाई आसान होगा, किसी में ध्रुवीय आसान होगा। तो हमारे पास तीन तरीके आ जाएंगे, जो हमें ठीक लगेगा हम वो यूज करेंगे सवाल के ऊपर बंधे हुए क्षेत्रफल को निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो बंधा हुआ एरिया है वो निकालो। एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, ये आपका कर्व है, इस कर्व का यूज करो, जिसके ऑर्डिनेट्स जो है, जो भुज हैं, भुज का मतलब एक्स के मान जो है वो एक्स बराबर ए से लेकर एक्स बराबर बी तक है। और अब आपको बताना है कि एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। तो ये जो कर्व है, इस कर्व को देखो तो ये होता है हाइपरबोला, अति परवलय। अति परवलय। तो इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये अति परवलय का शेप होता है इस तरीके से। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है और एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर बनता है एकदम। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है वैसा का वैसा ही, थोड़ा बहुत हो सकता है मेरा नाप तोल कम ज्यादा रह गया हो, लेकिन एग्जैक्टली सेम बनता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड और फोर्थ खाली रहते हैं, सेकंड फोर्थ में कोई ग्राफ नहीं आता, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में ग्राफ बनता है, एकदम एक जैसा बनता है। अब ये क्या कह रहा है, ये दो लाइनें आपको दे रहा है, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी। एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी। मान लो ये एक्स बराबर ए है, ये आपका एक्स बराबर बी है, और ये आपका एरिया होगा।
ये आपका एरिया होगा, ये आपको निकालना है तो बड़े आराम से निकल जाएगा। ये देखो ये रही, ये रहा। तो आप सीधा ऊपर कर्व है, ऊपर पूरा ये जो एरिया बना है, ये जो एरिया पैक एंड पैक हुआ है, इसके इस किनारे पे, इस किनारे पे, और देखो 4 कर्व के अलावा कोई 5वां कर्व है ही नहीं, 4 ही कर्व है, 4 ही कर्व है। आप अगर चल के देखो, लाइनें खींच के देखो तो पूरा ऊपर जो छत है वो हमारे फंक्शन ने बनाई है, नीचे एक्स एक्स ने बनाई है, और 2 दीवारें एक्स ए और एक्स बी ने बनाई है। मतलब कोई और का झंझट है ही नहीं, सीधा हो जाएगा। एक्स बराबर ए, एक्स एक्स वाला ही लगा देंगे, एक्स बराबर ए से लेकर एक्स बराबर बी तक, और वाई डी एक्स। बी तक y का मान यहां से निकाल लो, y का मान आ गया सी स्क्वायर बट्टा एक्स और डी एक्स। वाई की जगह मान रख दिया, क्योंकि y को जब तक x में नहीं लिखोगे तब तक समाकलन नहीं होगा, और y को x में लिखने के लिए आपका जो समीकरण है उसकी मदद लो। तो ये आपका हो गया सी स्क्वायर बाहर आ गया, 1/x का log x हो गया, log b माइनस log a। ठीक है, अब है इसका इंटरेस्टिंग पार्ट, ये वाला हो गया एक तरीके से, आंसर मिल गया। आंसर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हमने जो किया है वो कितना हमें समझ में आया है। जो हमने किया है वो कितना समझ में आया है, क्योंकि समझा हुआ आगे जाएगा, उत्तर मिलाया हुआ आगे नहीं जाता। समझा हुआ जितना हमने उसमें से सोख लिया है उतना हमारे पास जाएगा, बाकी तो चीजें जो है वो समय के साथ भूलते चले जाएंगे, चीजों के साथ भूलते चले जाएंगे। हम मूवी देखने जाते हैं, आप में से जो मूवी देखने जाता है गौर करिए, जब आप मूवी देखने जाते हैं और मूवी देख के बाहर आते हैं तो आपको डायलॉग्स याद होते हैं, आपको सीन याद होते हैं कि सीन में ये हुआ था, इस समय ये डायलॉग आया था, ये डायलॉग बहुत अच्छा था, ये गाना बहुत अच्छा था। तो शुरुआत में आप लोग उसको महसूस करते हैं, गाने को महसूस करते हैं, डायलॉग्स है उसके जो सीन जो आए थे बीच में वो कर रहे थे। अब दूसरे दिन क्या होता होगा, दूसरे दिन क्या होता होगा, तीसरे दिन क्या होता होगा, चौथे दिन क्या होता होगा, आपकी जो फिल्म है उससे जुड़ी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो जाने लगती है। धीरे धीरे आप सीन्स को भूलने लगते हैं, धीरे धीरे आप गानों को भूलने लगते हैं, धीरे धीरे आप डायलॉग्स भूलने लगते हैं। फिर महीना, 2 महीना, 3 महीने, फिर बाद क्या होता है, 3 महीने बाद आप लगभग लगभग मूवी को भूल चुके होते हैं, उसके डायलॉग भूल चुके, क्या दुक्का कोई डायलॉग बच गया तो बच गया, और रेयर केस है, मोटा मोटी आप डायलॉग्स भूल चुके होंगे। अब साल भर बाद में क्या होगा, अब साल भर बाद में गौर करिए कि क्या बचेगा आपके पास। तो साल भर बाद आपके पास बचेगा उसका सार, उसका निचोड़, कि फिल्म कहना क्या चाहते थे। ना अब आपको डायलॉग याद है, ना आपको अब गाने याद है, ना डायलॉग्स, ना गाने, इवन हो सकता है फिल्म का नाम भी आप अधूरा पधूरा भूल गए हो, ढंग से याद नहीं आ रहा हो, अगर थोड़ा लंबा नाम है तो, या थोड़ा अटपटा नाम है तो भूल भी गए हो, नाम भी भूल गए होंगे। ठीक है, और समझे, ये सब कुछ जा चुका है, लेकिन जो बचा है वो है सार, कि मूवी कहना क्या चाहती थी, मूवी कहना क्या चाहती थी। ये इंसान के फिल्टर्स हैं हमारे, ये हमारे फिल्टर है, और ये सब चीजों पे लागू होते हैं, ये कोई मूवी का एग्जाम्पल नहीं है, हर चीज पे लागू होते हैं। आप गणित का, गणित छोड़ो, आप किसी भी टॉपिक पे जाके पढ़ लो, शुरुआत यही होगी कि आपको उसकी बहुत सारी चीजें याद रहेंगी, धीरे धीरे मेमोरी खत्म होती जाएगी, फिर जो सार है, जो निचोड़ है वो बचेगा। वो जो है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, आपने आज याद किया, आज आपने स्कूल में किसी ने पढ़ाया कि पानीपत का युद्ध इनके बीच में हुआ, इस तारीख को हुआ, इतने सैनिक उसके थे, इतने सैनिक उसके थे। धीरे धीरे क्या होगा, सब कुछ पढ़ा दिया, अच्छे से क्लियर भी हो गया, सब ठीक है। अब बात करते हैं साल भर की। अब जब साल भर का प्रोसेस चलेगा, 1 साल बाद आपको याद रहेगा कि कौन जीता, कौन हारा, और सार क्या था। बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। ये दिमाग का काम करने का तरीका होता है, दिमाग हमेशा सार को छोड़ता है, बाकी सबको हटा देता है, और ऐसे ही बना है। इसीलिए जब भी चीजें पढ़ो तो कभी भी याद करने के मुताबिक मत पढ़ो, चाहे आप कितना भी कर लो, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। किसी की मेमोरी अच्छी है तो 3 महीने टिका लेगा, किसी की मेमोरी बहुत अच्छी है 4 महीने टिक जाएंगे, बस। होना इनको साफ ही है, होना इनको साफ ही है। तो जो सार है वो बचना है, बाकी सब चला जाना है। तो सार पे फोकस करो, है ना। चलो,
अगले पे आते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मैं y के डायरेक्शन में निकालूं, y की सहायता से निकालूं तो क्या होगा। सेम को अगर मैं y की सहायता से निकालूं तो क्या होगा, तो मुझे y की तरफ चलना होगा, मुझे y की तरफ चलना होगा। अब मैं y की तरफ चलूंगा तो अब यहाँ पे मामला पेचीदा होगा कि कैसे निकलेगा। देखो y वाले को इंटरेस्ट लो, ध्यान देना, ये रहा वाई एक्स, ठीक है, यही एरिया, ये एरिया यही चाहिए, एरिया यही चाहिए, यही एरिया चाहिए। वाई से निकालो, एक्स से निकालो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्स वाले से निकाल रहे हो या वाई वाले से निकाल रहे हो। सवाल तो सिर्फ आपको बताता है कि कौन सा एरिया निकालना है, सवाल तो सिर्फ आपको बताता है कि कौन सा एरिया निकालना है, फिर आपके लिए जो सुविधाजनक हो वो लगाओ। और हर एरिया आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, बस ये बात है सुविधा की। इसमें ज्यादा सुविधा थी, हमने ये लगा दिया, किसी और में और सुविधा होगी वो लगा देंगे। अब यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखते हैं कि वाई वाला जो है वो कैसे काम करेगा। तो ये रहा आपका वाई एक्स, ये रहा कर्व, ये एरिया हमें चाहिए। अब ये एरिया करने के लिए अगर मैं लाइनें ड्रॉ करना शुरू करूं, लाइनें ड्रॉ करना शुरू करूं तो देखो ये लाइन यहां से शुरू होके पिंक वाले तक जा रही है, यहां तक। इस पॉइंट पे मेरा पिंक खत्म हो गया, इस पॉइंट पर पिंक खत्म हो गया, और पिंक खत्म होके शुरू हो गया येलो। अब येलो शुरू हो गया, वाई एक्स से लेकर येलो, वाई एक्स से लेकर येलो, वाई एक्स से लेकर येलो, ये हो गया येलो, पिंक येलो, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये एरिया जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा आ गया, ये तो एक्स्ट्रा आ गया, इतना एक्स्ट्रा आ गया, कोई बात नहीं, लो एक्स्ट्रा को खत्म कर देते हैं। इस लाइन को मैं ग्रीन शेप कर देता हूं, और हम क्या करते हैं, वाई एक्स से लेकर, वाई एक्स से लेकर इस ग्रीन तक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वाई से लेकर ग्रीन तक का, वाई से लेकर ग्रीन तक का, और फिर क्या करेंगे, पिंक येलो को जोड़ देंगे और ग्रीन व्हाइट वाले को घटा देंगे। एरिया 1, एरिया 2, पिंक वाला एरिया प्लस पिंक वाला एरिया प्लस येलो वाला एरिया, दोनों जुड़ेंगे और घटेगा कौन सा, व्हाइट वाला। व्हाइट वाला घटा दोगे तो अपने आप ये एरिया बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो पहला पिंक वाला एरिया, एक्स डी वाई पिंक प्लस एक्स डी वाई येलो माइनस एक्स डी वाई व्हाइट, पिंक येलो व्हाइट, पिंक येलो व्हाइट। अब आ जाओ पिंक को देखो, पिंक यहां से शुरू हुआ यहां पे गया। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x बराबर बी, एक्स बराबर बी है इसकी, x बराबर बी है, तो यहां पे इसकी इक्वेशन x बराबर बी है। नंबर 2 इसकी इक्वेशन, ये पिंक वाला है, पिंक वाले की इक्वेशन कर्व की इक्वेशन है, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। व्हाइट वाले की इक्वेशन, व्हाइट वाला यहां तक जा रहा है, तो ये इक्वेशन है x बराबर ए, एक्स बराबर ए। हर किसी को अपनी इक्वेशन के हिसाब से x का मान दे दो, हर किसी को अपनी इक्वेशन के हिसाब से x का मान दे दो। इसका x का मान हो गया a b, इसका x का मान हो गया सी स्क्वायर बटा वाई, इसका x का मान हो गया a। अब दे दो इनको लिमिट, अब लिमिट आओ, लिमिट चलेगी यहां से लेकर, पिंक वाले की लिमिट चलेगी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ये पॉइंट हो गया y बराबर 0 से लेकर ये पॉइंट कितना हुआ, ये हमें निकालना है। ये किससे बना, ये बना इस लाइन और इस येलो वाले कर्व के प्रतिच्छेदन से, ये इन दोनों के काटने से बना। पिंक वाली लाइन ने और येलो वाली लाइन ने जब काटा तो ये बना। x का मान b है, y का मान कर्व से निकाल लो, क्योंकि कर्व का समीकरण एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है। तो हमने x का मान b रख दिया, तो y का मान आ गया सी स्क्वायर बट्टा बी। तो ये बिंदु हो गया y बराबर सी स्क्वायर बट्टा बी, और ये पॉइंट हमारा y बराबर 0 हो गया। तो इसकी लिमिट, पिंक वाले की लिमिट मिल गई हमें 0 से लेकर सी स्क्वायर बी तक, y बराबर 0 से लेकर y बराबर सी स्क्वायर अपॉन बी। अब आ जाओ येलो वाले पे, येलो वाले की लिमिट
यहां से शुरू होगी, यहां खत्म होगी, यहां तक। यहां का प्रतिच्छेद बिंदु कितना है? ये x बराबर a है। जब x बराबर a इसको काटेगा, x बराबर a काटेगा, तो y का मान कितना आएगा? x का मान a रखें तो y का मान आ जाएगा सी स्क्वायर बटा ए। तो ये पॉइंट आ गया सी स्क्वायर बटा ए। तो इसकी लिमिट हुई सी स्क्वायर बी से लेकर सी स्क्वायर ए तक, सी स्क्वायर बी से लेकर सी स्क्वायर ए तक। अब तीसरे की आ जाओ, इसकी येलो व्हाइट वाले की लिमिट पूरी है, यहां से लेकर यहां तक, y बराबर 0 से लेकर y बराबर सी स्क्वायर ए तक, y बराबर 0 से लेकर सी स्क्वायर, ये आपकी लिमिट होगी। अब कर दो समाकलन। हुआ पेचीदा, लेकिन पेचीदा होने का मतलब ये नहीं कि होगा नहीं, होगा, पेचीदा था, मुश्किल था, इसलिए हमने एक्स वाले से निपटा दिया। कभी हो सकता है किसी केस में वाई वाला आसान हो, किसी केस में एक्स वाला आसान हो। तो अब कर दो समाकलन, बी बाहर, डी वाई का वाई, लोग वाई, सी स्क्वायर बी से लेकर सी स्क्वायर ए तक, माइनस ए डी वाई का वाई 0 से लेकर सी स्क्वायर ए तक, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट सी स्क्वायर बी, बी से बी कट गया, सी स्क्वायर आ गया, प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया लोग सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर बी, माइनस ए रखोगे, ए से ए कट जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ये दोनों लोग है भाग में आ गए, सी स्क्वायर कट गया, बी बटा ए आ गया। और पहले कितना आया था? मैंने अभी क्या समझाया कि आप जो इसे समझ रहे हैं ना, अभी आप लोगों को ये चीज अंदाजा नहीं है कि जो चीज आप, जिसे आप समझना बोलते हैं, एक्चुअली वो समझना है ही नहीं। लेकिन अजीब लगता है, लेकिन आपको शायद बुरा भी लगेगा ये बात कि जिस चीज को आप समझना बोलते हैं वो समझना नहीं है, वो रटना है, उसे रटना बोलते हैं। बोला नहीं नहीं, हमें तो याद है, हम तो करते हैं ना सवाल, करते नहीं है। ये बहुत बड़ा छोटा डिफरेंस होता है जो आपको कभी समझ में ही नहीं आता कि रटना और समझना में कितना बारीक अंतर है। और समझना है तो आप किसी सवाल को दूसरे तरीके से करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो रटा हुआ था या समझा हुआ था, रटा हुआ था या समझा हुआ था। तो समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वो इतना आसान नहीं होता कि आप सवाल करें और आपका पेन यू ऑटोमेटिकली चलने लग जाए, यू नहीं होता। वो जो रटा हुआ होता है ना, तभी आपका पेन चलता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे को पूरा हनुमान चालीसा आता है, क्या कहोगे, उसे समझा हुआ है? नहीं, रटा हुआ है, उसे पूरा आता है। अगर मैं कहूँगी बेटा तुझे हनुमान चालीसा आता होगा, तो हाँ पूरा आता है पापा, और वो फटाफट बोल भी देगा, फटाफट बोल देगा वो पूरा का पूरा। क्या मानूं, समझ में आ गया? नहीं, रटा हुआ है। तो रटे हुए और समझने वाले में बहुत बारीक डिफरेंस होता है, बहुत बहुत बारीक डिफरेंस। समझा हुआ उसे कहते हैं जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति आपसे कितने भी क्रॉस क्वेश्चन करे, कितने भी क्रॉस क्वेश्चन करे, आप उस सबके जवाब दे पाए, इसे कहते हैं समझना। क्या आप इस ओपन के लिए तैयार हैं? जब है तो समझ जाइए कि आपने समझ लिया, वरना याद करिए कि हमने याद किया हुआ है कि ऐसे ऐसे करना है, यूं यूं करेंगे, यूं यूं करके आंसर आ जाएगा, ऐसे ऐसे करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो वो वैसा सा कुछ चल रहा है, समझने वाला नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट है, इसलिए समझाया ये कि आपको ये बात, हाँ नहीं, अगर साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे, पढ़ते होंगे आप तो साइकोलॉजी, उसमें पढ़िए आप लोग कि आपको समझ में आएगा कि इंसान चाह के, क्योंकि समझना जो है वो इंसान को बहुत प्रॉब्लमेटिक, पेन है, ये एक प्रकार की दर्द है, एक फिजिकल पेन के जैसा पेन होता है। जब आप सोचते हैं, कभी गौर करिएगा, जब आप सोचते हैं तो एक तरह से ये पेनफुल होता है, ये दर्दनाक होता है। आप किसी सवाल में फंस गए, देखो कितना पेन होता है, एक इंटरनल पेन हो रहा है आपको, एक होता है जो आपके फिजिकल बाहर बॉडी पे पेन होता है, एक जब आप किसी सवाल में फंस जाते हैं, गौर करो अगले 2 या 3 मिनट आप कैसा महसूस करते हैं, पेनफुल होता है ना। तो वो बिल्कुल पेनफुल है, सोचना समझना पेनफुल होता है। तो इंसान का दिमाग ने अपने आप को इस तरीके से विकसित कर लिया कि वो चीजों को याद करता है और वहम पैदा करता रहता है कि आप समझ रहे हैं, कि आप समझ रहे हैं, जबकि आप समझ रहे ही नहीं होते।
आप समझ नहीं रहे होते, आप याद कर रहे होते। याद करना बुरा नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा हूँ कि याद करना, कुछ चीजें ऐसी है, दिमाग को बनाया इसलिए गया है कि आप चीजों को ज्यादा देर भर के रखेंगे। अगर आप हर चीज को समझने लग गए, हर चीज को समझने लग गए, तो आपका दिमाग पैक हो जाएगा। तो दिमाग को बनाया इसीलिए गया है कि अगर आप नहीं भी उसको रखो तो दिमाग खुद साफ कर देता है। दिमाग में भी एक ऑटोमेटिक डिलीट सिस्टम चलता रहता है, वो खुद डिलीट करता रहता है आपकी फाइलें। किसी व्यक्ति से आप 6 महीने या 12 महीने नहीं मिले तो उसकी यादें हटाना शुरू कर देता है। तो दिमाग में ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है कि जो याद किया हुआ है उसको बाहर निकालने का। लेकिन सार वो कभी बाहर नहीं निकालता, सार कभी बाहर नहीं निकालता। आप किसी मूवी को छोटे थे तब देखियो चाहे आज देखियो, उस मूवी का सार आपके दिमाग में हमेशा रहता है। दिमाग कभी भी सार से बाहर नहीं होता। आ जाओ। लिखने की बात जहान ना, भूलना बढ़िया चीज है, कोई दो राय नहीं है। और ये चीज याद रखो, जैसे आप किसी आदमी व्यक्ति से मिलिए, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके साथ जो आपका अनुभव होता है सिर्फ वो निचोड़ बसता है। उस आदमी ने कब आपकी तारीफ की थी या नहीं की थी, क्या किया था, वो भूल चुके होते हैं आप, मोटा मोटे आप भूल चुके होते हैं। लेकिन उस आदमी को देखते ही आपके अंदर से एक फीलिंग आती है। वो क्यों आती है? वो निचोड़ है आपका उस व्यक्ति के प्रति, आपके जो संबंध है उसका निचोड़ आपके दिमाग ने निकाल लिया, और उसके आधार पे उसके प्रति आपके एक्सप्रेशन और आपके इमोशन क्रिएट हो गए कि ये अच्छा है, तो अपने आप उसको देखते अच्छा फील करने लग जाते हैं, वरना बुरा है। आपको याद है? नहीं, है ना? आप अपनी माँ के साथ रहे होंगे, आज आप 30 साल के हैं, 30 साल में आप अपनी माँ के साथ 30 साल रहे होंगे। 30 दिन गिना दीजिए, 30 दिन काउंट करके बता दीजिए कि ये 30 दिन रहे सर। या एक काम करो, एक दिन गिना दो जिसके 24 घंटे हो और कुछ पीछे का हो। पीछे का कोई दिन बता दो जो अपनी माँ के साथ आपने 24 घंटे की सारी कहानी आप बता सकते हो। जवाब है नहीं। कहाँ गए वो 30 साल? 30 साल कहाँ गए? कहीं नहीं गए, दिमाग ने साफ कर दिया। दिमाग बस सार निकालता रहता है, एक्सट्रैक्ट जो होता है वो निकालता रहता है, यादें हटाता रहता है। अगर बुरी यादें याद ना हो तो बुरी को थोड़े लंबे समय तक रहने देता है, बुरी यादें थोड़े लंबे समय रहती है, बाकी यादें जाती रहती है। x² + y² = r², द एरिया ऑफ द सर्कल। इसका सर्कल का एरिया निकालो। तो यहाँ पे भी आप दोनों ही ट्रिक अपना सकते हैं, एक्स एक्स वाली भी और वाई एक्स वाली भी। और मैं तो हर सवाल में यूज करके देखो, जिससे आपके सोचने समझने का जो तरीका है वो बदल जाएगा कि भाई एरिया एरिया है, ये कोई एक्स एक्स वाला या वाई एक्स वाला नहीं है। बस थोड़ा सा एक्स एक्स वाले का अपना तरीका है, उसमें अपने हिसाब से निकाला जाता है, वाई वाले में अपने हिसाब से निकाला जाता है, बस इतना सा फर्क है। बाकी इससे निकालो या उससे निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है और त्रिज्या जो है वो आर है। तो यहाँ पे आप इसमें अगर हम करें और हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम दोनों क्वाड्रेंट का एक साथ तो कर नहीं सकते। सिमेट्री इसमें है, सिमेट्री इसके अंदर है, तो हम एक क्वाड्रेंट का निकाल के फिर 4 का कर सकते हैं, है ना? 4 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये वाले क्वाड्रेंट का निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हर जो लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है एक्स एक्स से, और ऊपर जाके कर्व पे खत्म हो रही है, ऊपर जाके कर्व पे खत्म हो रही है। तो पूरा फिक्स है कि यहाँ से स्टार्ट होता है सब कुछ, है ना? सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होता होता यहाँ तक चलता है। नीचे आपका एक्स एक्स है, ऊपर आपका कर्व है, ऊपर की छत जो है वो कर्व ने दी है। ठीक है? अगर आप वाई डी एक्स लगाते हैं तो आपको लिमिट एक्स में चाहिए होगी, और ये हमारा हो गया आर तक है, तो ये हो गया x बराबर 0 से लेकर त्रिज्या तक, त्रिज्या आर है तो x बराबर आर तक। तो x बराबर 0 से लेकर x बराबर आर तक एक हिस्से का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर देंगे, 4 से हम गुणा कर देंगे।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, एक एक्सपेरिमेंट आप और कर सकते हैं सवाल के साथ कि क्यों हम 0 से लेकर r तक करें। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है अगर मैं -r से +r तक ये पूरा कर दूं एक बार में, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाकलन को दिक्कत है प्लस माइनस से। यहाँ प्लस माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऊपर है, सब कुछ ऊपर है, तो मैं एक साथ सीधा कर सकता हूं -r से लेकर +r तक, और फिर डबल कर दूं, फिर डबल कर दूं। हाँ, ये ऊपर और नीचे नहीं ले सकता, क्योंकि ये समाकलन की दिक्कत है। अगर मैंने प्लस ले लिया और माइनस ले लिया तो समाकलन मेरा जीरो कर देगा, उसको उसको जीरो कर देगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता। वरना मैं इसको सीधा कर सकता हूँ -r से लेकर +r तक, और पूरा y एक रहेगा, क्योंकि पूरा ऊपर है, ऊपर है मतलब y प्लस का है, तो इस पूरे के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए y एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे y एक है, यहाँ पे y अलग है। ठीक है ना? तो इसको मैं -r से लेकर +r तक y का मान निकाल लो, y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस y बराबर प्लस माइनस r² - x²। अब y प्लस और माइनस 2 आया, ऊपर वाले के लिए y प्लस का होगा, मतलब ये वाला समीकरण होगा, और नीचे वाले के लिए आपका ये समीकरण होगा। अब हम ऊपर वाला ले रहे हैं, तो y बराबर प्लस वाला, ये एक समफलन है, यह एक समफलन है। समफलन है तो हम लिमिट को 0 से लेकर r तक करके दुगना कर सकते हैं, क्योंकि x पे 2 पावर है, x पे 2 पावर है मतलब समफलन है। समफलन है तो हमारा जो निश्चित समाकलन है उसका गुणधर्म कहता है कि लिमिट को आप -a से +a तक है तो 0 से a तक करके डबल कर सकते हैं। तो मैं इसको डबल कर दूंगा तो 2 का 4 हो जाएगा, x बराबर 0 से लेकर x बराबर r तक आ जाएगा। और समाकलन करोगे तो ये आ जाएगा, x/2 √r² - x² साइन इनवर्स x/r 0 to r। पहले r रख दो फिर 0 रख दो, तो r रखोगे, r रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1π/2 हो जाएगा, तो ये πr²/4 हो जाएगा। 0 रखने पर सब 0 हो जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, πr² आ जाएगा, πr²। ठीक है, आप चाहे तो एक का निकाल के भी 4 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन है ना, हर सवाल में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए होता है। चलो इसको ऐसे ट्राई करके देखते हैं, चलो इसको ऐसे करके देखते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसको कर सकते हैं, आप y की तरफ से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप x की ओर से कर सकते हैं, आप इसको y की तरफ से भी कर सकते हैं। y की तरफ से भी आप यहाँ से शुरू करें और यहाँ से लेकर यहाँ तक करें और फिर डबल कर दें। शीट डाली हुई है, शीट आप लोगों को भेजी हुई है फॉर्मूला वाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y बराबर 4x एंड इट्स लेटस रेक्टम, मतलब नाभिलंब। इस परवलय का नाभिलंब तक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। परवलय और नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
वाई स्क्वायर बराबर 4ax से लेकर ये जो परवलय है ये और आपका जो लेटस रेक्टम है मतलब नाभिलंब है उसके बीच का जो एरिया है वो ज्ञात करना है। नाभिलंब जो नाभि से जाता है, नाभि से जाता है, नाभि होती है आपकी a,0, a,0, नाभि से जाने वाली लंब रेखा नाभिलंब कहलाती है। और अब जो एरिया, ये वाला जो एरिया बना है ये हमें निकालना है। ये रहा आपका। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं x से तो आराम से हो जाएगा, x से करेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ इसका करना है और डबल कर देना है, डबल कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 0 से लेकर a तक। x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक। यहाँ पे आपका परवलय से y का मान निकाल लो। फोर ए एक्स और dx, 4ax और dx, 4a का 2 बाहर आ जाएगा, √2 भी बाहर आ जाएगा, रूट ए बाहर, 2 बाहर आ गया, रूट ए बाहर आ गया, अंडर रूट एक्स का हो गया x की पावर 3/2 बटे 3/2, 0 टू a तक। ये हो गया 4 अंडर रूट a बटा 3, a अंडर रूट a माइनस 0 तो हो गया 4a स्क्वायर बटा 3, 4a स्क्वायर बटा 3 और डबल कर देंगे क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ है तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 8। कुल क्षेत्रफल हो गया हमारा 8a स्क्वायर बटा 3। ये डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम y के साथ करके देखें, इसे सेम एरिया निकालें लेकिन y के साथ निकालें तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि जो यहां से लाइन y एक्स से लेकर पिंक वाली लाइन तक, पिंक वाली लाइन तक एरिया निकाल लो। ठीक है, पिंक वाली तक का निकाल लो, फिर ब्लू वाला निकाल लो, ये ब्लू वाला, y एक्स से लेकर परवलय के बीच का एरिया निकाल लो और फिर दोनों को घटा दो, फिर दोनों को घटा दो, पिंक वाले में से ब्लू वाला घटा दो तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, क्योंकि पिंक वाला ये पूरा आएगा, पिंक वाले में से ब्लू वाला माइनस कर दो। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन होगी x बराबर a, क्योंकि a से जा रहा है तो x बराबर a होगी। ये प्रतिशत बिंदु निकालना है दोनों का कि कहाँ कट कर रहे हैं। प्रतिशत बिंदु निकालने के लिए परवलय की मदद लो। परवलय का समीकरण ये रहा, इसमें x बराबर a रखूंगा तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, बाहर आके 2a आ जाएगा, तो यहाँ पे y का मान आ गया 2a, तो ये है a और 2a, x का मान a है और y का मान 2a है, तो ये हो गया y बराबर 2a तक, y बराबर 2a तक। तो y बराबर 0 से लेकर 2a तक हमें दो समाकलन करने हैं, एक ब्लू वाला एक पिंक वाला। y बराबर 0 से लेकर 2a तक x dy पिंक वाला, y बराबर 0 से लेकर 2a तक ब्लू वाला। ब्लू वाले के लिए ब्लू से x का मान लो और पिंक वाले के लिए पिंक से x का मान लो। जो ब्लू वाला है उससे x का मान ब्लू देगा, जिसका वक्र जो वक्र है वो देगा आपको मान। तो पिंक वाले का ले रहे हो तो पिंक वाले से x का मान लो, ये x का मान आपको a देगा, x का मान a रखने पर
ब्लू वाले से लो, ब्लू वाला x का मान देगा यहाँ से वाई स्क्वायर बटा 4a, ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 4a बाहर और वाई क्यूब 1/12a, वाई क्यूब और ये आ जाएगा 8a क्यूब, ये काटने पर 2a स्क्वायर माइनस 4 पे काटोगे तो 2 3 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया, सीधा लिख दूं 2a स्क्वायर बटा 3, नहीं 4a स्क्वायर बटा 3, 4a स्क्वायर बटा 3, डबल कर दोगे उतना ही ऊपर है उतना ही नीचे है, डबल कर दोगे तो 8a स्क्वायर बटा 3, वही आ गया। तो गणित के सबसे प्यारी बात लगती है वो ये लगती है कि आपको एक चीज को समझने के लिए कई तरीके मिलते हैं, चीज एक है उसको समझने के कई एंगल मिलते हैं, और जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना आप रटने वाली चीज से दूर जाएंगे। कोई भी इस आदमी को नहीं बता सकता किसी को देख के कि उसने रटा हुआ है कि समझा हुआ है, क्योंकि कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तो कोई जाता नहीं है कि जाओ मेरा ब्लड टेस्ट कर लो, मैं रटता नहीं हूँ मैं समझता हूँ, ये आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। या तो जब आप टेस्ट में जाते हैं, है ना, या तो आप टेस्ट में जाते हैं तब दूध का दूध पानी का पानी होता है, क्योंकि वहां चैलेंजेस होते हैं, वहां आपको जो आपकी समझ है उसको चैलेंज किया जाता है, तब पहली बार पता लगता है कि समझ में आया था या रटा हुआ था, समझ में आया था या रटा हुआ था, वहां जाके क्रॉस होता है। या फिर उसी सवाल को जब आप कुछ दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो पहली बार चैलेंज होता है कि आपका समझा हुआ था कि रटा हुआ था, समझा हुआ था कि रटा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आप सीधे हाथ से लिखते हैं, सीधे हाथ से लिखते हैं, आपके हाँ हमने सीखा हुआ है, सीखा हुआ नहीं है, रटा हुआ है। उल्टे हाथ से लिख के देखो, उल्टे हाथ से लिख के देखो, समझा हुआ सीखा हुआ है ना, उल्टे हाथ से लिखो, सीधे हाथ से आप लिखते हो, लिख पाते हो आराम से, सीखा हुआ है ना आपने, सीखा हुआ है मतलब आपको समझा हुआ है कि कैसे होता है ये, तो उल्टे हाथ से लिख के देखो, नहीं लिख पाते ना, कारण वही, कारण सेम वही कि सीखा हुआ था ही नहीं, सीखा हुआ था ही नहीं, ट्रेंड किया हुआ था, हाथ को ट्रेंड कर दिया था लिखने के लिए। तो क्वेश्चन वही चीजें होती है कि आप कभी, बहुत बारीक डिफरेंस होता है इस बात में समझ पाने में कि समझा हुआ क्या है रटा हुआ क्या है ना, ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। और इसे ठीक करने का तरीका जो होता है वो यही रहता है कि आप चीजों को अलग अलग तरीके से चैलेंज करो, अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करो, जिससे आपको समझ में आएगा कि चीजें रटी हुई है। हाँ तो कोई बता ना कि किसी को लगता होगा कि भाई मैं समझ रहा हूँ, मैं तो समझने पे विश्वास करता हूँ, मैं तो समझने वाला नहीं, इतना क्लियर नहीं है। अगर आप समझने पे आ जाएंगे तो एक एक पेज आपको पढ़ने में, एक एक सवाल, शुरुआती सवाल जो फर्स्ट सवाल है, पहला सवाल समझने समझने आपको घंटों लग जाएंगे, क्योंकि तब आप फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है जब तक आप उसकी जड़ को, सारे सवालों को उस पर खत्म नहीं कर देते तब तक आप नेक्स्ट सवाल पे नहीं जाते। आप उसको खोद खोद के देखते हैं, ये क्यों आया, ऐसे ही क्यों आया, इसीलिए क्यों आया, ये क्यों बना, हजार चीजें उसके अंदर आप डालते हैं, पूछते हैं, क्रॉस करते हैं, तब जाके आप आगे बढ़ते हैं। वो बहुत जो लेंदी टाइप है, वो लेंदी टाइप है, इसीलिए लोग जो जिसे फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं उसको यूज नहीं करते, है ना, मान लेते हैं ठीक है सर कह रहे हैं तो गलत थोड़ी कह रहे होंगे, पढ़ा रहे हैं गलत थोड़ी पढ़ा रहे होंगे, किताब कह रही है गलत थोड़ी कह रही है, तो बस वो गलत नहीं कह रही है, नहीं कह रही है, मान मान के इसको रटना बोलते हैं। आपने माना हुआ है, समझा हुआ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द लूप, इस लूप का हमें एरिया निकालना है। नया कह रही है ऐसे तो सिर्फ 4-5 सवाल होंगे, बिल्कुल होंगे, सिर्फ 4-5 ही होंगे, हो सकता है उससे भी कम हो सकता है 3 ही हो सकता है उससे भी कम हो, 2 ही हो। लेकिन बात यह है कि ये जो बंदा 2 सवाल करके बैठा है ना, ये उन हजारों सवाल करने वाले बच्चों से फार बेटर है ना, ये जो 2 सवाल करके बैठा है ना, और ये जो 1000 सवाल करके बैठे हैं, इससे फार बेटर है। आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, आप किसी और लोगों के पास पढ़ रहे हैं, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, अगर मैं सवाल निकालूं तो मुश्किल से 8 से 10 से ज्यादा सवाल मैं नहीं निकाल पाऊंगा। अगर नया टॉपिक के हाथ लगाता हूँ, कोई नई चीज के हाथ लगाता हूँ, तो मैं 8-10 से ज्यादा सवाल नहीं कर पाऊंगा पूरे दिन भर के अंदर, लेकिन मेरे 8-10 सवाल निकाले हुए उतनी ज्यादा डेप्थ होंगे जो 1000 सवाल वाला भी आपको नहीं पढ़ा पाएगा उस टॉपिक में जो मैं पढ़ा पाऊंगा।
फर्क क्या है? वो गहराई है। मैं गहराई नापता हूँ, चौड़ाई नहीं नापता। बाकी लोग चौड़ाई नापते हैं, है ना। समझ अलग ही चीज है। ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, ए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। इसमें आपको लूप बनाना है, और जो लूप है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो लूप कहाँ बनेगा इसका? y का मान 0 रख दो, तो x बराबर 0 पर और x बराबर a पर इसका लूप तैयार होगा, है ना। ये डायग्राम हमने कर्व ट्रेसिंग में बनाए हुए हैं। कर्व ट्रेसिंग में ये जो डायग्राम है ये हमारे बनाए हुए हैं। तो ये आपका यहाँ आएगा 0 से लेकर a तक। जीरो से लेकर a तक। ठीक। फिर इधर तो ये लूप ऐसे निकल जाएगा जिसका आपको कोई काम नहीं है। हमें लूप लूप तक का निकालना है। ये आपका लूप है 0 से लेकर a तक। जीरो से लेकर ए तक, और फिर डबल कर दो, फिर डबल कर दो। तो 0 से लेकर a तक, जीरो से लेकर a तक y का मान बटा a आ गया। x बार x माइनस a बटा a। समाकलन करने के लिए एक बटा अंडर रूट a बाहर। ये डबल इसलिए कर रहा हूँ कि लूप जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, तो 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया ताकि ऊपर नीचे दोनों तरफ आ जाए। अब इसका समाकलन करने के लिए हमने x को ऐसे लिख दिया, x माइनस a प्लस a अंडर रूट x माइनस a। ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस ए है, ब्रैकेट खोलने पर ये एक्स माइनस ए है, आधी पावर और एक पावर 3/2 पावर बन गई। एक्स माइनस ए की पावर 3/2 प्लस ए गुणा एक्स माइनस ए की पावर हाफ। ये हो गया 5/2 बटा 5/2, 1/a ए का मान रखने पर 0 आ जाएगा, 0 रखने पर माइनस ए आ जाएगा। अच्छा ए माइनस एक्स था यार, ओहो ए माइनस एक्स था, हमने एक्स माइनस ए पे चला दी गाड़ी। तो भाई साहब भयंकर गड़बड़ हो गई।
a माइनस एक्स था। यहाँ पे x था तो ये होगा a माइनस एक्स। x को ऐसे लिख देंगे a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स हो जाएगा। इससे अच्छा t मान लेते हैं यहाँ पे। a माइनस एक्स बराबर t माइनस डी एक्स बराबर डी टी। डी एक्स बराबर माइनस डी टी, माइनस बाहर, और x की जगह हमारे पास आ जाएगा a माइनस टी, अंडर रूट टी और डी टी। डी एक्स की जगह आ गया माइनस डी टी, ये बाहर आ गया। और लिमिट ठीक कर लो, 0 रखने पर तो हमारे पास a आ जाएगा और a रखने पर 0 आ जाएगा। ना उतने की जरूरत नहीं है, खाली सीधा ही हो जाएगा, साइन वाइन की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा t की पावर 3/2 बटा 3/2, a से लेकर 0 तक, माइनस ये t की पावर 3/2 हो जाएगी, समाकलन हो जाएगा 5/2 बटे 5/2, और a से लेकर 0 तक। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, माइनस 1 बटा अंडर रूट a 2a बटा 3, 0 माइनस a की पावर 3/2, 2/5, 0 माइनस a की पावर 5/2। माइनस कॉमन निकाल लो, बाहर प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2a की पावर 5/2 बटा 3 माइनस 2/5 a की पावर 5/2। ये कितना हो गया 4, और कट गया a स्क्वायर, 4a² बटा 15 है ना। और डबल कर दिया था ना हमने पहले ही डबल कर दिया था क्या? डबल कर चुके पहले, शायद डबल नहीं किया था क्या पहले? अच्छा, ये डबल नहीं किया था, ये वाला था, तो डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8a² बटा 15। ये आंसर हो गया। हाँ, 2 से नहीं किया, डबल कर देना है, क्योंकि पूरे लूप का पूछा है, तो पूरे लूप का पूछा है तो डबल हो जाएगा, ये दुगना हो गया। हाँ, 2 से नहीं किया था, कर दिया, अब कर दिया। इस कर्व का एरिया, द होल एरिया ऑफ द कर्व, इसका होल एरिया निकालना है हमने को। ये जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, ये कर्व हमारा हो जाता है एस्ट्रॉइड। ये एस्ट्रॉइड हो गया, है ना, एस्ट्रॉइड वाला कर्व है। अगर मैं ए को इधर भेज दूं और क्यूब को इधर भेज दूं तो 1/3 पावर हो जाएगी, और ये मेरा बन जाएगा cos t। cos t इससे आ जाएगा, sin t उससे आ जाएगा, y/a की पावर 1/3 और sin t
दोनों को वर्ग करके जोड़ोगे, वर्ग करके जोड़ने पर तो ये हो जाता है x बटा a की पावर 2/3, y बटा a की पावर 2/3 और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो ये समीकरण बन जाएगा x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। ये एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड है ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना। एस्ट्रॉइड ऐसा होता है। ये क्षेत्रफल हमें निकालना, एक निकाल के 4 से गुणा कर देंगे, एक निकाल के 4 से गुणा कर देंगे 0 to a। ठीक है ना। तो मान निकाल लो। y का मान आ जाएगा a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की पावर 3/2। प्राचल से निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है प्राचल से। अभी निकालते हैं, प्राचल से भी निकालते हैं। 0 से लेकर a तक y का मान आपका ये हो जाएगा। समाकलन करने के लिए आपने x रखा, माना x बराबर a साइन क्यूब थीटा। x बराबर a साइन क्यूब थीटा आपने रख दिया। dx बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। 3a साइन स्क्वायर थीटा फिर साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। ये मान यहाँ पुट कर दो। 0 रखने पर थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, a रखने पर π/2 आ जाएगा। तो 0 से लेकर π/2 तक जब ये यहाँ रखोगे तो a की पावर 2/3 बाहर आ जाएगा, उस पे पावर 3/2 होकर वो a बन जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा जो कि कॉस स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, कॉस क्यूब आ जाएगा, ये कॉस क्यूब आ गया। फिर dx का मान आ जाएगा जो कि है हमारा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। और ये हमारा बन जाएगा 3a स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ पे हम गामा सूत्र लगा देंगे 0 से लेकर π/2 तक। कॉस की पावर होगी 4, साइन की पावर होगी 2, साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। लिमिट 0 से लेकर π/2 तक है, तो हम गामा सूत्र इस पे यूज कर सकते हैं। और गामा सूत्र हमें क्या कहता है, अगर 0 से लेकर π/2 तक समाकलन हो, साइन की पावर m हो, कॉस की पावर n हो, डी थीटा, तो बराबर होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे 2 गामा m+n+2/2। इस
तो ये सूत्र अगर हम लगाएं तो m का मान 2 हो गया और n का मान 4 हो गया। m का मान 2 है, n का मान 4 है। तो इस सूत्र में मान रख दो 3a², m का मान कितना 2, 2 रखने पर 3/2, n का मान 4, 4 और 1 5, 5/2 बटे 2 गामा, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8/2 यानी 4। गामा को खोल लूं, गामा 3/2 कितना हो जाएगा 1/2 √π इंटू 5/2 को खोलोगे तो 3/2 1/2 √π और ये हो जाएगा 2 3 2 1, 3 से 3 कट गया और ये हो गया 3/16, 9/16, 9/16 πa²। और 4 से गुणा कर दोगे तो 9/4 हो जाएगा। ये 1 का आया है, 4 से गुणा कर दो। अच्छा 3 कटा था क्या? अच्छा एक 3 कट गया था, एक 3 कट गया था, 3/16 और ये हो गया πa²। फिर 4 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 3 πa²/16। और 16 भी नहीं है, ज्यादा ही है। 2 2 4 2 6 2 8, 16 और 2 32, 32 है ये, नीचे का हिसाब ज्यादा है। और 32 कटेगा तो 8 चौक 32, फिर 3/8 आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा करेक्शन है। आंसर में जो यहाँ पे एक बी डल जाता, यहाँ पर, यहाँ अगर बी आ जाता ए की जगह, तो फिर ये जो आंसर बी है ये काम कर जाता, फिर आंसर बी आ जाता। और वैसे भी देख सकते हो जो बी ऑप्शन है उसमें अगर बी बराबर ए कर दें तो बी बराबर ए करते ही ये आंसर आ जाएगा। तो उसमें शायद ए की जगह बी लिखना भूल गए, तो ए की जगह बी होता तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, अब जैसे इसी सवाल को अगर हम मान लो सीधा का सीधा प्राचालिक में ही करें, मतलब यूं चेंज ना करें, एक्स वाई में कन्वर्ट करके ना करें, सीधा प्राचालिक में करें तो क्या होगा। तो प्राचालिक में कर सकते हो, शर्त यह है कि प्राचालिक में आपको लिमिट चाहिए होगी, लिमिट टी के टर्म्स में चाहिए होगी, जो प्राचल है उसके पदों में लिमिट चाहिए होगी। अब जैसे ये है ना, ये आपका कर्व है, तो इस कर्व पे यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है और यहाँ टी की वैल्यू क्या है ये आपको चाहिए होंगी। ये टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, टी की वैल्यू है क्या इन दोनों पे। अच्छा कैसे निकलेगी, यहाँ पे आपको एक्स वाई पता होना चाहिए, आप एक्स वाई उसको दो और टी का मान वहां से निकाल लो। एक्स वाई का मान दो, टी का मान निकालो। जैसे ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 0a, 0a है, तो 0a वहां रखो, देखो कि 0a रखने पर टी का क्या मान आता है। एक्स का मान 0 और वाई का मान a रख के वहां पे निकालो तो 90 डिग्री आएगा, टी बराबर π/2 आएगा। तो इसके लिए टी का मान हो गया π/2। फिर इसके लिए निकालो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a,0। अब a,0 यहाँ पे a रखो, यहाँ 0 रखो और देखो कब होगा ऐसा, ऐसा 0 डिग्री पे होगा, 0 पे होगा यानी इसका मान हुआ t बराबर 0। तो आपकी लिमिट होगी t बराबर π/2 से लेकर t बराबर 0 तक।
है ना। प्राचलिक रूप में अगर करते हो तो, नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो t बराबर π/2 से लेकर t बराबर 0 तक फॉर्मूला y dx, फॉर्मूला y dx। अब y का और x का दोनों का मान आपको t के रूप में लिखना है, दोनों का मान। तो ये जाएगा π/2 से लेकर t बराबर π/2 से लेकर t बराबर 0 तक। y का मान t के रूप में है a sin क्यूब t, तो ये रख दिया a sin क्यूब t। अब dx चाहिए होगा, dx चाहिए होगा तो अवकलन कर लो, ये dx आ जाएगा -3a cos स्क्वायर t cos t का sin t और dt। ये वाला मान यहां रख दो। तीन ए cos स्क्वायर t sin t और dt, और समाकलन कर लो, और समाकलन कर लो। तो ये इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो आप t के पदों में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आपको एक्स वाई में ही बदलना जरूरी है, नहीं, प्राचालिक में भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बस वहां पे थोड़ा लिमिट जो है वो प्राचल में ही आएगी, लिमिट प्राचल में आएगी, फिर लिमिट आप एक्स और वाई में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप समाकलन टी के साथ ही करेंगे। फिर वाई को भी आप टी में बदलेंगे, एक्स को भी टी में बदलेंगे, तो जो लिमिट होंगी वो भी टी की ही होंगी, फिर आपको उसको टी में कन्वर्ट करना होगा। बस यही परेशानी है, बाकी कोई नहीं। बाकी थोड़ा ज्यादा सिंपल पड़ता है अगर आप डायरेक्ट टी में करते हैं तो। अगला है हमारा ध्रुवीय वक्र। अब आ जाओ, ध्रुवीय वक्र कैसे निकालते हैं अपना क्षेत्रफल। मान लो आपका वक्र है r बराबर एफ थीटा। यहाँ पे जो एरिया का क्षेत्रफल निकालना है वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे एरिया देखो, अलग तो सबका ही था, एक था एक्स एक्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल, वो अलग से बनता है। आपका वक्र ऊपर होता है, एक्स एक्स नीचे होता है, फिर उसके बीच का क्षेत्रफल बनता है। एक होता है वाई एक्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल, है ना, जिसको आप, जो एक्स एक्स से घिरा हुआ है उसको वाई डी एक्स कह रहे हो, एक्स एक्स से घिरे हुए को, वाई एक्स से घिरे हुए को एक्स डी वाई कह रहे हो। दोनों अपने अलग अलग बनाते हैं। ऐसे ही जो ध्रुवीय वक्र होता है वो भी अपना अलग ही तरीका है इसका भी क्षेत्रफल निकालने का। ये कुछ ऐसे निकालता है जैसे स्लाइस होते हैं, स्लाइस के टाइप में निकालता है। एक वक्र लेता हूँ, उसको तीनों तरीके से ये समझ लेते हैं। ये आपका मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व का, कर्व यही है सेम, इस कर्व का अगर आप एक्स एक्स से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको ये वाला क्षेत्रफल निकलेगा। अगर एक्स एक्स से परिबद्ध निकालते हैं, इसका मतलब आपको वक्र लेना है, एक्स एक्स लेना है, और उसके बीच में जो क्षेत्रफल बंद हुआ है, जो पैक हुआ है, वो निकालना है। तो ये क्षेत्रफल आपका तैयार हो जाएगा, और ये आपका हो गया एक्स डी वाई, ए वाई डी एक्स। वक्र वही है। अगर इसी का आप वाई एक्स से परिबद्ध निकालते हैं कि ये वक्र और वाई एक्स दोनों मिलकर कितना क्षेत्रफल बना रहे हैं, तो आप ये वाला निकालेंगे। इस वक्र ने और वाई एक्स ने अपने बीच में कितना एरिया पैक किया, ये चाहिए, तो ये वाला आएगा एक्स डी वाई। और आपकी जो भी लिमिट है, फॉर एग्जांपल जैसे y बराबर सी से लेकर y बराबर डी तक है, तो जो भी लिमिट है वो आ जाएंगी y बराबर सी से लेकर y बराबर डी तक। यहाँ पे जो आपकी x की लिमिट है वो आ जाएंगी x बराबर a से लेकर x बराबर b तक। लेकिन जो ध्रुवीय वक्र होता है उसके काम करने का तरीका, उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी पॉइंट होगा, जहां से भी आपका वक्र स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को ध्रुव से मिला दो, और ये जो कोण है, ये कोण पता कर लो कि पहला पॉइंट ध्रुव से कितना कोण बनाता है, माना θ1 बनाता है। फिर अंतिम पॉइंट जो है वो ध्रुव से कितने का कोण बनाता है वो पता कर लो।
और आपका फॉर्मूला लगेगा 1/2 और ये वाला एरिया आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 θ1 से लेकर θ2 तक r² d²। अब एक ही चाप है और तीनों ही अपने अलग अलग तरीके से क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब बोले कि तीनों अलग अलग निकाल रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग उत्तर आएगा। बिल्कुल अलग अलग उत्तर आएगा, बिल्कुल अलग अलग उत्तर आएगा। तीनों ही, क्योंकि तीनों ही अलग अलग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तीनों ही अलग अलग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्स अपने साथ निकालेगा, वाई एक्स अपने साथ निकालेगा, और जो ध्रुवीय वक्र है वो अपना क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे स्लाइस की तरह। ये इसका ये क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इन केस में अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए, वो आपका सवाल तय करेगा कि भाई कौन सा चाहिए और कौन सा आपके लिए निकालना ज्यादा आसान है। कौन सा निकालना आपके लिए ज्यादा आसान है, आप उससे निकाल सकते हैं। जो भी आपके लिए आसान हो, जो आपके लिए वहां फायदेमंद हो, आप वो वाला क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्योंकि आपको ये नहीं कहा जाता कि एक्स एक्स वाला निकालो या वाई, आपको वो एक एरिया बताता है कि भैया ये वाला एरिया निकालना है। जो आपके लिए सुविधाजनक लगे, जो आपके लिए आसान लगे, वो निकाल दो। जो आपके लिए आसान रहे, इजी रहे, वो निकाल दो। जो भी आपके लिए इजी रहे वो निकाल दो। बस समझ रहे बातों को। निकालने के तरीके अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं। ये एक्स एक्स से जुड़ा हुआ निकालता है, ये वाई से जुड़ा हुआ निकालता है, ये ध्रुव से जुड़ा हुआ निकालता है। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम सेम क्षेत्रफल को 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक्स वाले तरीके से भी, अभी मैंने निकाल के दिखाया था, एक्स वाले तरीके से भी, वाई वाले तरीके से भी, और इस ध्रुवीय वाले तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तीनों ही तरीकों से। ऐसा नहीं है कि तीनों से आपके अलग अलग आंसर आएंगे। अब अगर आप गलत यूज करोगे तो अलग अलग आंसर आएंगे। अगर आप गलत यूज करोगे तो अलग अलग आंसर, वरना एक ही एरिया आप तीनों से निकाल सकते हैं। भाई फिर से वही गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। आप लोगों की जो समझ में दिक्कत है वो ये आ रही है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये एरिया अलग आएगा, लेकिन जब आप सेम क्षेत्र को निकालेंगे, सेम क्षेत्र मतलब ये क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल को अब कहोगे एक्स एक्स से निकालेंगे तो अलग आएगा, वाई से अलग आएगा, और ध्रुवीय से अलग अलग आएगा। तो कैसे अलग अलग आएगा? क्षेत्रफल तो एक ही है ना, क्षेत्र तो यही है ना। एक्स एक्स से कोई और आ रहा है, जैसे वृत्त है, मैं एक्स एक्स से निकालता हूं तो वृत्त कुछ और आ जाएगा, वाई एक्स से निकालूंगा तो कुछ और आ जाएगा। इसका मतलब एक्स एक्स से वृत्त का अलग क्षेत्रफल होता है, एक्स एक्स के हिसाब से वृत्त का क्षेत्रफल अलग होता है, वाई एक्स के हिसाब से अलग होता है, ध्रुवीय के हिसाब से अलग होता है। नहीं, ये तरीके हैं निकालने के, लेकिन फाइनली जो निकलेगा वो एक ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम इस तरीके से यूज करेंगे इन फॉर्मूलों को। ये फॉर्मूले इस तरीके से काम करते हैं, ये इनके काम करने का तरीका है। अब इस काम करने के तरीके को हमें सही ढंग से यूज करना है, ताकि वही निकले जो निकालना है, वही निकले जो निकालना है। हम इन फॉर्मूलों को इस तरीके से यूज करेंगे कि वही निकले जो हम निकालना चाहते हैं। है ना, ये निकालने के तरीके हैं। ये एक्स एक्स का अपना तरीका है, एक्स एक्स ऐसे निकालता है, वाई ऐसे निकालता है, ये ऐसे निकालता है। ऐसे निकालता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल एक्स एक्स वाला कुछ और निकाल के दे देगा, वाई वाला कुछ और निकाल के दे देगा, जेड वाला कोई और निकाल के दे देगा, ध्रुवीय कुछ और निकाल देगा। वो मान्य कैसे होगा? एक ही वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं एक्स एक्स से निकालता हूँ, वो कुछ और दे रहा है, वाई वाला कुछ और दे रहा है, मान्य कैसे करूंगा मैं? मान कैसे लूंगा? क्योंकि मेरा ये जो एरिया है, ये कोई अलग अलग थोड़ी हो सकता है, अलग अलग थोड़ी हो सकता है। यूज करते टाइम पर मैं समझदारी करूंगा। जब मैं यूज करूंगा इसको, तो फिर मैं समझदारी बरतूंगा कि भाई कैसे निकालना। आज समझाता हूँ। देखो, अब यूज करने का तरीका देखो, वही सर्कल लेता हूं मैं एक,
अब तीनों ही तरीकों से देखना कि तीनों ही तरीकों से मैं आपको व्रत ही दूंगा, तरीके तीनों यूज करूंगा और तीनों ही तरीके से आपको व्रत दूंगा। पहला तरीका एक्स एक्स वाला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक बार तो मैं वक्र के नीचे वाला जो चाप है, नीचे वाली जो चाप है उसको यूज करूंगा और नीचे वाला क्षेत्रफल निकालूंगा। निकल गया, नीचे वाला निकल गया। नीचे वाली जो चाप है, क्योंकि वर्त जो है वो आधा आधा हो जाएगा, आधे की समीकरण ऊपर होगी, आधे की नीचे होगी। नीचे वाली समीकरण यूज करके ये वाला निकालूंगा और फिर ऊपर वाली समीकरण यूज करके, ऊपर वाली समीकरण यूज करके ऊपर वाला निकाल लूंगा। अब क्या करूंगा, ब्लू वाले में से पिंक वाला, ब्लू वाले में से पिंक वाला माइनस कर दूंगा। ब्लू माइनस पिंक, ब्लू में से पिंक हटाऊंगा, व्रत बचेगा नहीं बचेगा? व्रत बचा या ना बचा? व्रत बचा या नहीं बचा? वही बचा, कन्फर्म है, व्रत ही आया। तरीका अलग था, वाई एक्स वाला था, समाकलन वाला था, लेकिन ये थोड़ी व्रत बदल जाएगा कि 5वीं क्लास में या 6ठी क्लास में आपको व्रत पढ़ाया जाता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आप अब इतने एजुकेटेड हो गए कि आपने व्रत का क्षेत्रफल ही बदल दिया। वो तो नहीं हो सकता ना। अब दूसरा एक्स एक्स वाला आ जाओ, वाई एक्स वाला आ जाओ, वाई एक्स ट्राई करते हैं, सेम यही, इसको अलग बना देता हूँ। इसमें भी यही करूंगा, पहले इस आधी चाप का, ये वाली जो चाप है, इस आधी चाप का वाई एक्स के साथ क्षेत्रफल निकाल लूंगा, इस आधी चाप का वाई एक्स के साथ क्षेत्रफल निकाल लूंगा, फिर बची हुई जो आधी चाप है इस चाप का वाई एक्स से निकाल लूंगा, फिर दोनों को माइनस कर दूंगा, पिंक माइनस येलो, पिंक माइनस येलो, वापस से वही सर्कल आ गया, जितना यहां आएगा इतना ही यहां आएगा, लेकिन तरीके अलग अलग है, दोनों ही तरीके अलग अलग हैं, फिर भी आंसर सेम है, क्योंकि आंसर एक अलग हो ही नहीं सकता। एक वृत्त का क्षेत्रफल अलग अलग तरीके से अलग अलग थोड़ी आ सकता है, और आ सकता है तो क्या आप मान्य कर सकते हैं? क्या आप मान सकते हैं कि ठीक है एक्स एक्स से निकाल रहे हो 15 मान लेंगे, अच्छा वाई से निकाल रहे हो चलो 18 मान लेंगे, अच्छा ध्रुवीय से निकाल रहे हो 22 मान लेंगे? ऐसा हो सकता है? ये संभव है कि आप जो है क्षेत्रफल अलग अलग मान लेंगे, एक्स एक्स से निकाला चलो, अच्छा 3 तरीके से 3 आ गए, कल कोई चौथा तरीका लाएगा तो आपको भी ठीक है, चौथे तरीके का अलग व्रत होगा, चौथे तरीके से व्रत का क्षेत्रफल अलग होगा, 5वें से अलग होगा, 6ठे से अलग होगा। तरीके निकालने के तरीके अलग अलग हैं, आंसर अलग अलग नहीं हो सकता। अब वो अपना तरीका अपने आप को ठीक करे कि कैसे निकलना है, निकलना उतना ही चाहिए। अब आ जाते हैं ध्रुवीय के, ध्रुवीय इसको कैसे निकालेगा। इस कोण से लेकर इस कोण तक इस नीचे वाली चाप का, इस कोण से इस कोण तक नीचे वाली चाप का, और फिर इस कोण से इस कोण तक ऊपर वाली चाप का, ये लो ब्लू चाप, ब्लू माइनस ग्रीन, वही व्रत आ गया, ब्लू माइनस ग्रीन वही व्रत आ गया, बदला नहीं बदला। तरीके हैं, ये वाला फॉर्मूला ऐसे ही निकालता है, दिक्कत ये है कि ये वाला फॉर्मूला ऐसे ही निकालता है तो इसको ऐसे ही यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला ऐसे निकालता है तो इसको ऐसे ही यूज करना है, ये ऐसे निकालता है तो इसको ऐसे यूज करना है। लेकिन यूज करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी निकाल दिया जाए, व्रत तो व्रत ही रहेगा, वो तो उतना ही रहेगा। तो इस फॉर्मूले का जो तरीका है वो तरीके की बात है कि ये ऐसे काम करता है। आज मोबाइल है तो मोबाइल में आप वही यूज करेंगे ना, वीवो आईफोन है, आईफोन का अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है सॉफ्टवेयर अलग है, लेकिन काम काम बदल गया आपका।
आप कॉलिंग नहीं करेंगे उससे, आईफोन है कॉलिंग नहीं करेंगे, कॉलिंग तो करेंगे ना, बात तो वही होगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन उसमें कॉल मिलाने का तरीका अलग होगा, उसमें कॉल मिलाने का तरीका अलग हो सकता है, उसमें कॉन्टेक्ट सेव करने का तरीका अलग हो सकता है, ऐप डाउनलोड करने का तरीका अलग हो सकता है, तरीके अलग हो सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी कि आईफोन कुछ और ही काम कर रहा है, एंड्रॉइड कुछ और ही काम कर रहा है। तो वो इंपॉर्टेंट बात है, काम करने के तरीके हैं ये। YDX अलग तरीके से काम करता है, ये अलग तरीके से काम करता है, ये अलग तरीके से काम करता है, लेकिन क्षेत्रफल तो वही है ना, चीज वही है, तो क्षेत्रफल वही निकलना चाहिए। तो जब काम में लो तो सोच समझ के ढंग से काम में लेना, इसके तरीके को समझते हुए सही ढंग से सीमाएं तय करके आपको यूज करना होगा। तो फिर हर बार आप चाहे ये लगाओ, अब कौन सा यूज करेंगे, वो यूज करेंगे जो सही आंसर देगा, मतलब सही का मतलब यहाँ पे आसानी से आंसर देगा, जो ज्यादा आसान पड़ेगा, एक्स वाला आसान पड़ा तो हम एक्स वाला यूज करेंगे, वाई वाला आसान पड़ा तो वाई वाला यूज करेंगे, और वो आसान पड़ा तो वो यूज करेंगे। कई बार वो अच्छा काम करता है तो वो यूज कर लेते हैं, कई बार ये अच्छा काम करता है तो इसको यूज कर लेंगे। जो जल्दी आंसर दे दे, फटाफट निकाल दे, वो तरीका हम चूज करते हैं। लेकिन ये नहीं कि 3 तरीके तो 3 अलग अलग आंसर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट जो है ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा इस पर टाइम स्पेंड करिएगा, समय खर्च करिएगा, और बैठ के इन आइडियो पे सोचिएगा, है ना, आइडिया पे सोचिएगा कि ये ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जितना आप इसमें समय खर्च करेंगे उतना ज़्यादा एक जो समझ जिसे आप कहते हैं, जो एक बहुत देर बाद में आती है, वो डेवलप होगी कि भाई हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।